पेंटिंग है हमारे दर्शक मिनीचर के बारे में वाकई लोग समझते हैं कि बहुत छोटी सी पेंटिंग होगी साइज में, जबकि मिनीचर पेंटिंग की जो डिटेल है वो उसमें काफ़ी इंटीग्रेटेड वर्क होता है और काफ़ी बारीकी के साथ की जाती है। मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे ब्रश बनाना सिखाया, कलर्स के बारे में काफ़ी नॉलेज की। कला को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने इन्हें हाल ही में पद्मश्री दिया है। वर्ष 2016 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और हम बातचीत कर रहे हैं एक अनूठे कलाकार से जिन्होंने सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी अपनी पेंटिंग्स के जरिए बुलंदी की। भारतीय आर्ट को लेकर आपके मन में क्यों विचार आया कि हम एक खास तरह की आर्ट को डेवलप करें जिसमें भारतीय थीम दिखे, ऐसा कुछ विचार आया? नहीं, मुगल में इसलिए रहा, वैसे तो बहुत सारी हमारे यहाँ बहुत सारी कला हुई है जो दिखाई दिया क्योंकि मुगल टाइम तक आते आते आर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास सीरीज में जिसका नाम है पद्मश्री सम्मान श्रृंखला। दिल्ली से हम आप पहुंचे हैं जयपुर और जयपुर से हम सीधे आप पहुंचे हैं साकिर साहब के घर। ये हमसे मिलेंगे और अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताएंगे और न केवल पेंटिंग्स के बारे में बताएंगे, इन्होंने अपनी इस पेंटिंग के लिए प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की और उस संघर्ष को लेते हुए कैसे ये पद्मश्री के अवार्ड तक पहुंचे हैं उसकी भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या खासियत है इस पेंटिंग में। स्वागत है सर। नमस्कार। जब हम बात करते हैं मिनीचर पेंटिंग की, बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं मालूम कि मिनीचर पेंटिंग होता क्या है। लोग आमतौर पे लोगों को ये मालूम होता है कि हम चित्रकारी करते हैं, कलमकारी करते हैं, हम ड्राइंग करते हैं। मिनीचर पेंटिंग क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मिनीचर के बारे में वाकई लोग समझते हैं कि बहुत छोटी सी पेंटिंग होगी साइज में, इतना ऐसा नहीं है। जबकि मिनीचर पेंटिंग की जो डिटेल है वो उसमें काफ़ी इंटीग्रेटेड वर्क होता है और काफ़ी बारीकी के साथ की जाती है। और जो ब्रशेज़ यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं, जो कि स्क्वायरल हेयर ब्रशेज़ होते हैं, जो गिलहरी की जो पूंछ होती है उसके बाल से बनाए जाते हैं। बहुत ही एक सिंगल हेयर होता है, उसके साथ 8-10 जो बाल हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, उससे उस तरह ये ब्रश बनता है। और मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे ब्रश बनाना सिखाया, कलर्स के बारे में काफ़ी नॉलेज की। जो कलर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं वो सारे नेचुरल स्टोन कलर्स होते हैं और जो पेपर इस्तेमाल होता है वो हैंडमेड पेपर होता है। हैंडमेड पेपर इसलिए होता है क्योंकि उस ज़माने में लोग जब ये मिनीचर पेंटिंग बना करती थी तो वो खड्डी के ऊपर बनाया करते थे पेपर को, और उसको आज वही टेक्निक हम लोग भी वैसे यूज़ करते चले आ रहे हैं और वही सारे कलर्स हैं, वही ब्रशेज़ हैं। तो ये मिनीचर का मतलब ये नहीं होता है कि भाई बहुत छोटी साइज़ की पेंटिंग, बल्कि वो उसका एक साइज़ बड़ा भी होता है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें जो इंट्रिकेशन होता है, जो डिटेल होती है, बहुत बारीकी के साथ की जाती है, बहुत पेशेंस के साथ की जाती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिनीचर पेंटिंग। कला को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने इन्हें हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और हम बातचीत कर रहे हैं एक अनूठे कलाकार से जिन्होंने सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी अपनी पेंटिंग्स के जरिए बुलंदी के झंडे गाड़े हैं। शाकिर साहब, एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण, आप एक ट्रेडिशनल फैमिली से आते हैं। दादाजी मुझे लगता है आपके जो ग्रैंडफादर थे वो एक कलाकार थे। फादर आपके जो थे वो भी मुझे लगता है पेंटिंग से जुड़े रहे हैं और आर्ट कलेक्टर थे, मैंने जहाँ तक पढ़ा है। आपके अंदर ये कला कैसे आई? क्या हम ये मान के चले कि ये परंपराओं का एक मेल था, एक ट्रेडिशनल वैल्यू थी जो आपके अंदर एक डीएनए के जरिए आई? बिल्कुल। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो कोड आर्टिस्ट थे अवध स्कूल के। तो वहाँ पर अवध में जो है ना, वहाँ उन्होंने काम किया होगा, लेकिन वो बहुत अर्ली चले गए। मेरे फादर भी बहुत छोटे थे तो उनकी छोटी सी उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद उनकी कुछ कलाकृतियाँ थी जो उनके पास थी, रखी हुई थी। किसी साहब ने बहुत बाद में बताया कि भाई ये पेंटिंग्स का मार्केट है, बहुत महंगी बिकती हैं, म्यूज़ियम्स इसको पसंद करता है, और आपके फादर की इतनी बड़ी बढ़िया पेंटिंग कलेक्शन है, तो आप इनको जयपुर लेके जाइए, दिल्ली लेके जाइए और वहाँ उनको म्यूज़ियम ख़रीदेगा। तो मेरे फादर इसी ख्याल से एक टाइम ऐसा आया कि उनके पास थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो वो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पेंटिंगों को बेचा जाए। तो सारी अपनी पेंटिंग जो मेरे ग्रैंडफादर की थी वो उनको लेकर जयपुर आए, और जयपुर में एक एंटीक का मार्केट हुआ करता था चौड़े रास्ते में। तो यहाँ पर बाज़ार लगता था और एंटीक का सामान बिकता था, उसमें पेंटिंग भी बिकती थी। तो वहाँ उन्होंने आकर उनको दिखाई 2-4 लोगों को, और उनके साथ किसी के साथ उनका सौदा हुआ और उन्होंने बहुत कम कीमत में वो मेरे दादा का जो कलेक्शन था, जो बहुत ही इंटीग्रेटेड था, बहुत बढ़िया बताते हैं लोग, और ये भी बताते हैं साथ में कि उन्होंने बहुत कम दामों में बेच दिया।
और उसके बाद जब लोगों ने उनसे कहा कि भाई अरे भाई ये चीज़ें तो बड़ी महंगी होती है और आपने इतनी सस्ती कैसे भेज दी, तो फिर मेरे फादर ने बाद में कहा कि भाई ऐसी चीज़ पेंटिंग तो मैं और ला सकता हूँ। मैं यूपी में बहुत सारे ऐसी नवाबीन फैमिली है जो राजा नवाब हैं, उनके पास ये सब चीज़ें मिलती हैं, उनके पास घर में है, कलेक्शन है। लेकिन राजस्थान से लोग वहाँ यूपी में जाने में थोड़ा कतराते थे, और वो यूपी में काफ़ी जगह रहे हुए थे, रहने वाले भी वहीं के थे, तो उन्होंने इसको एक प्रोफेशन बनाया और जगह जगह से राजा नवाबों के यहाँ से और जो भी उस ज़माने के धनट लोग थे वहाँ से एंटीक का सामान और कुछ पेंटिंग लेके जयपुर में मार्केट में बेचने लगे, और इस तरह से वो एक एंटीक डीलर बन गए। और उसके बाद कलर पेंटिंग के बारे में उनको काफ़ी आगे चल के उनको इतनी नॉलेज हो गई थी, प्रैक्टिकल इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि वो देख के बता दिया करते थे कि भाई ये पेंटिंग कौन सा आर्टिस्ट है और स्कूल क्या है, इसकी शैली क्या है, वो उनको इतनी नॉलेज हो गई थी। और उस नॉलेज का मैंने फ़ायदा उठाया। जब मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ और मैं कहीं सीखने लगा और मैं कुछ करने लगा, तो उसके बाद मैंने उनसे जानकारी हासिल की भी कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि हम लोग कुछ पेंटिंगें जो हैं वो नए नक्श से पहचानी जाती है, उसके नाक हैं, नकूश हैं, आँखें हैं, और जो बैकग्राउंड कलर है उससे हम लोग जज करते हैं कि भाई ये कौन सी शैली है। और ये हकीकत है कि बहुत सारी जब अलग अलग स्कूलों में हम बात करें, चाहे कांगड़ा की बात करें या मेवाड़ स्कूल की बात करें, जयपुर शैली की बात करें या मुग़ल आर्ट की बात करें, सब में कलर स्कीम एकदम डिफरेंट होती है। और उसकी मुझे अच्छी सी नॉलेज हुई, और उसको लेके फिर मैं एक जगह एक यहाँ इंडियन मिनीचर के नाम से एक संस्था थी, वहाँ एज ए कलर इंस्ट्रक्टर की हैसियत से मैंने जॉब की हैसियत से मैं वहाँ लग गया ग्रेजुएशन करने के बाद। और वो सिलसिला चल पड़ा, और वहाँ पर फिर मैं बैठा बैठा मैं भी बनाता था। तो उन्होंने कहा ये तुम कलर वलर छोड़ो, आप तो पेंटिंग बनाओ। क्योंकि मैंने एक पोर्ट्रेट, फर्स्ट जो पोर्ट्रेट बनाया था वो मुग़ल था, और वाइट बियर्ड का एक मैन, ओल्ड मैन थे उनके, मैंने उसको बनाया, उनको बड़ा पसंद आया, उन्होंने उसको काफ़ी कॉस्टली बेच भी दिया। बल्कि ये कहा कि बल्कि आपकी जो शैली है, आपका काम करने का तरीका है, वो लगता है कि जैसे जो मुग़ल है ना, फोक मुग़ल पे आप काम कर रहे हैं, और इसी तरह का आप काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरा सवाल यही था शाकिर जी कि सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि आपकी शैली एक खास तरह की शैली से बहुत प्रभावी दिखती है, जिसमें मुगलिया आर्ट और आप कह रहे हैं कि पर्शियन आर्ट की भी झलक दिखती है। भारतीय आर्ट को लेकर आपके मन में क्यों नहीं विचार आया कि हम एक खास तरह की आर्ट को डेवलप करें जिसमें भारतीयपन दिखे? ऐसा कुछ विचार आया? नहीं, क्यों झुकाव था मुगलिया आर्ट? नहीं, मुगल में इसलिए रहा, वैसे तो बहुत सारी हमारे यहाँ बहुत सारी कला हुई है, और कला कोई भी मतलब गलत नहीं होती है, उसको मतलब उसको उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। लेकिन हमारी जो ये लघु चित्रकारी जो थी, उसमें मुझे जो दिखाई दिया, क्योंकि मुगल टाइम तक आते आते आर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था और उसमें इंटीग्रेशन आ गया था। और मेरी जो टेक्निक थी, मैंने शुरू से स्टार्टिंग से बहुत डॉट वर्क और बहुत पिन डॉट वर्क से काम किया, और काफ़ी इतने छोटे से स्मॉल फेस में मैंने वो सब चीज़ें डालना कोशिश किया कि उनके एज रिंकल्स भी दिखाई दें, उनकी आइज़ दिखाई दे, उनका आँख के अंदर उसके जो बाल हैं पलक के वो भी दिखाई दें, इवन मतलब उसमें रेटिना भी दिखाई दे। तो ये चीज़ें मैं देख के, और उसके साथ स्किन टेक्सचर भी डालने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने एक दो बार जब अपनी एग्जीबिशंस लगाई और यहाँ फॉन्डर्स आए तो मेरे यहाँ भी आए, देखने आए। मेरे एक दोस्त थे, वो इटली जाया करते थे, तो मेरी कुछ पेंटिंग लेके गए थे वहाँ, तो वहाँ बहुत अप्रिशिएट किया गया उनको, और बहुत अप्रिशिएशन मिला, और काफ़ी बिक भी गई। तो वहाँ से एक डेलीगेशन आया, उन्होंने कहा आप इस तरह का काम कर रहे हो, तो वो लोग बहुत ही उस पेंटिंग बड़े केयर कर रहे थे, देख रहे थे, और ख़ास तौर पे वो इम्प्रेस थे कि आप इतना बारीक काम कैसे करते हो। तो ये बारीकी मुझे मुगल में दिखाई दी पर्टिकुलर, तो मैंने उसके लिए उसको पसंद किया, और एक कंपनी स्कूल में दिखाई दी। जब ब्रिटिश पीरियड में जो कलाकारों ने काम किया, उनकी भी मैंने कुछ कॉपियाँ की, या कुछ लोगों ने मुझे कमीशन करा, तो मैंने उसमें जो कुछ हॉर्सेस बनाए, कुछ टर्की, वो कुछ और उनके एनिमल्स की पेंटिंग बनाई मैंने। तो लोगों ने मुझे लगा कि भाई ये जितना इंटीग्रेशन के साथ हम काम करेंगे, इतनी बारीकी के साथ हम काम करेंगे, तो उसको ज़्यादा एप्रिशिएशन मिलेगा। और ये भी हुआ कि जिस कंट्रीज में मैं गया, तो लोग इतना ज़्यादा उसको पेंटिंग देखकर इतना प्रभावित हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि भाई आज के दौर में भी आप इतनी बारीकी के साथ कैसे काम करते हैं। और यही वजह रही मेरी। बाकी कलाएँ सारी अच्छी हैं, हमारी फोक आर्ट भी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ की ललित कलाएँ भी बहुत अच्छी हैं, और मुझे बहुत पसंद है, और मैं करता भी हूँ। और मेरे जो सानिध्य में जो स्टूडेंट आते हैं, सिखाता हूँ, उन्हीं से वो फोक आर्ट बनवाता हूँ। क्योंकि मैं अगर फाइन आर्टिस्ट बन गया,
अगर मैं फोक आर्ट बनाना चाहूँगा तो नहीं कर सकता। फोक आर्ट इतना आसान नहीं है, लेकिन जब बच्चा सीखता है, बेसिक सीखता है, तो वो उसके हाथ से जो लाइनिंग निकलती है फोक स्टाइल में निकलती है। फोक आर्ट भी एक कला है, एक कला है, अलग कला है। बिल्कुल, डेफिनेट। बिल्कुल। हम बातचीत कर रहे हैं एक बहुत ही अनूठे कलाकार से जो चित्रकार हैं, शाकिर अली जी से, और लगातार हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इनके काम को लेकर, इनकी पेंटिंग्स को लेकर और मिनिएचर पेंटिंग्स को लेकर। सर, आपको जब आप बचपन में अपनी स्कूल जा रहे थे, स्कूल में समय व्यतीत कर रहे थे, शाकिर अली जी को पेंटर ही क्यों बनना था? कुछ और क्यों नहीं? डॉक्टर क्यों नहीं? इंजीनियर क्यों नहीं? बिजनेस क्लास क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरे जो पेरेंट्स थे वो शुरू में बहुत खफा थे। वो कहते थे कि यार हम तो वो डॉक्टर बनाना चाहते थे, और मुझे साइंस बायोलॉजी दिलाई गई। लेकिन साइंस बायोलॉजी में जो बायोलॉजी चार्ट्स हैं, मेरा रुझान उधर ज़्यादा था। बहुत ही बेहतरीन फाइल थी मेरी, फाइल में बहुत ही वेरी गुड, और बहुत ही मुझे वो सम्मान मिला करते थे, स्टार मिला करते थे। तो क्योंकि मैं उसमें बहुत दिल से काम करता था, पेंसिल से बहुत शेडिंग बड़ी अच्छा करता था, कलर्स में भी मैंने बनाए कुछ चार्ट्स, बायोलॉजी चार्ट। और वो मेरे बायोलॉजी चार्ट्स आर्ट कंपटीशन में गए, और जब वहाँ गए तो वहाँ पे उनको प्राइज़ मिला। तो मुझे मेरा रुझान डॉक्टरी से हटकर और कला की तरफ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक कलाकार था जो बाहर आना चाहता था। तो मैंने वो उसके जो डायग्राम थे बायोलॉजी के, उसके ज़रिए बाहर आया। और जब मेरे पास बायोलॉजी आगे चल के नहीं चल पाई, मतलब बहुत टफ था, और मैं एक औसत दर्जे का स्टूडेंट था, ज़्यादा इतना वो नहीं था मैं। और सबसे बड़ी मुझे दिक्कत आई कि मेरी ख्वाहिश थी, यह महाराजा कॉलेज है, बहुत खूबसूरत है, तो मेरे ये था कि वहाँ बायोलॉजी की हमारे जो वहीं लगा करते थे, वहीं उसमें जाया करते थे, एडमिशन लेते थे। तो मेरी हार्दिक इच्छा ये थी कि मैं महाराजा में एडमिशन लूँ। एडमिशन भी ले लिया मैंने, फर्स्ट पोजीशन भी लेके आया जैसे। तो 60% में हमारा एडमिशन हो जाता था वहाँ पर, तो 60% हमारे आए थे, तो मेरा एडमिशन हो गया था वहाँ। लेकिन मैं उसको आगे कंटिन्यू नहीं रख सका, क्योंकि वहाँ इंग्लिश मीडियम था और मैं हिंदी मीडियम से आया था, तो मैं चला नहीं पाया। और फिर मैंने जब मैं 1 साल फेल हो गया, और उसमें प्रैक्टिकल में तो पास था, लेकिन थ्योरी में रह गया। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे पास ज़्यादा नहीं चल पाई, बायोलॉजी में बढ़ गया था थोड़ा आगे। लेकिन क्या था कि उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई इसको छोड़ के और जैसे तैसे जल्दी से ग्रेजुएशन करें। आपके वालिदैन की क्या प्रतिक्रिया थी जब आप? तो वो बहुत नाराज थे, बहुत खफा थे, क्योंकि सबकी मंशा ये थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। भारतीय परिवार, जी बिल्कुल, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने बेटा आप। जी। शाकिर जी, हम कहते हैं कि जब कलाकार कला के क्षेत्र में उतरता है तो तमाम झंझावातों से, मुश्किलों से गुजरता है। आपके जीवन में क्या कठिनाइयाँ आई? कुछ ऐसी चीज़ें जो आप साझा करना चाहें? वो कौन सा वक्त था जिसने आपको उद्वेलित किया कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में एकदम जम के रहना है, टूटने नहीं दूंगा खुद को, आत्मविश्वास खोने नहीं दूंगा? कुछ ऐसा लम्हा आया जब लगे कि टूट रहा हो लेकिन फिर भी आप जमे रहे? कुछ याद आए तो? कुछ मेरे पास पेंटिंग कमीशन के लिए आती थी, बहुत टफ हुआ करती थी, बहुत मुश्किल लगता था। कई पेंटिंगों में ऐसा लगता था यार मैं बना नहीं पाऊंगा। और वो जो चैलेंजिंग जो होता था, वो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने में बड़ा मज़ा आता था। तो कोई भी काम करता था तो मैं बहुत लगन से करता था, डिटेल के साथ करता था। और ये कोशिश करी है मैंने कि जो मुगल पीरियड में जो काम हुआ है बहुत ही फाइन हुआ है, बहुत ही एक्सक्लूसिव वर्क हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं उसको फेल करूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, जहांगीर के पीरियड में मंसूर आर्टिस्ट हुए हैं, उनको उस्ताद मंसूर का भी खिताब था, नादरुल असर, नादरुल जमा, जैसे आज पद्मश्री, पद्म भूषण है, इस तरह उनको मिले हुए थे। और उस्ताद का भी खिताब था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों को सिखाया। और वो बर्ड्स और एनिमल्स के बहुत मास्टर थे, काफ़ी अच्छी बर्ड्स और एनिमल्स बनाया करते थे। और जहांगीर उनको हमेशा, जहांगीर के फेवरेट भी थे, और जहांगीर हमेशा कहीं भी जाते शिकार में तो उनको साथ लेके जाते थे। तो वो उनके लिए कहा जाता है कि जिस तरह कैमरे का लेंस कैप्चर करता है, इसी तरह से उनकी आँख में सलाहियत थी, उनकी खूबी थी कि जो कोई भी मंजर है, कोई भी चीज़ देखते थे उसको कैप्चर कर लेते थे, और फिर उसको वो उन्हीं कलरों के अंदाज में वो बनाया करते थे। तो वो मैंने उनकी कुछ मुझे मौका मिला उनकी सीरीज़ को बनाने का, तो मैंने उनको फेल कर दिया। अच्छा, हाँ, मैंने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया, और उनसे 100 टाइम्स बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर काम किया। वो तो ओरिजिनल आर्टिस्ट है, मैंने उसको कॉपी किया एक्चुअली। लेकिन क्या था कि मैंने इतना बेहतर काम किया कि लोगों को लगा कि यार मंसूर कुछ नहीं है आपके आगे। और ये ऐसे कमेंट्स जब मैंने एग्जीबिशन लगाई बॉम्बे के अंदर, तो वहाँ पर एक सव्यसाची मुखर्जी हैं, म्यूजियम के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने जब मेरा वर्क देखा तो कहने लगे शाकिर तुम मंसूर हो या गोवर्धन हो या विचित्र हो या पराग हो या क्या हो, आप तो पूरे मुगल सारे आर्टिस्टों का आपने फॉलो कर रखा है, और सारे उसके रूप में आपका आप अकेले ऐसे हो इंसान हो। तो मैं सर ये कमेंट्स वाकई आप दिल से करना चाहते हैं तो मेरी उसमें नोटबुक में लिखिए।
तो ये उनके अच्छे बड़े कमेंट्स थे जी। और उनसे मैं शाकिर जी, हम बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत हम पद्मश्री के सिलसिले पे बातचीत कर रहे हैं और हमसे जुड़ रहे हैं कलाकार, बहुत ही अनूठे और नायाब कलाकार, लगातार अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं। एक सवाल और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब आपने बहुत सारी यूरोप के देशों की यात्राएं करी हैं, आप जर्मनी गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, अमेरिका गए हैं, भारतीय कलाकारों को लेकर उनके मन में क्या बदलाव आया है? कैसा रवैया है? क्या लगता है भारतीय कला को वो स्वीकारोक्ति मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी, या कुछ और मान बढ़ा है कलाकारों का? चूंकि आप यात्राएं करते रहे हैं जी, तो विदेश की धरती से कुछ अपने अनुभव साझा मैं विदेश काफ़ी बार जाना हुआ मेरा, और गवर्नमेंट ने मुझे काफ़ी बार भेजा, और जहाँ जहाँ भेजा तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लिया और मैंने हमेशा हर जगह से फर्स्ट प्राइज़ लिया। और मैं लास्ट जब मैं गया था इधर ईरान गया था, तो ईरान में मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था। कंपटीशन था तो मुझे वहाँ थोड़ा सा झटका लगा था, लेकिन जिससे मेरा कंपटीशन था वो बहुत कमाल का आर्टिस्ट था, तो मैंने एक स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई मुझसे भी ऊपर है कुछ लोग। तो कहते हैं कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो वो मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने उनको देखा और मैंने कहा बिल्कुल रैली, लेकिन मुझे वहाँ से एक लगन लगी और मुझे लगा कि भाई जब ये इतना काम कर सकते हैं, ये तो अपनी इनकी टेक्निक है, वो बहुत ही बड़ी बड़ी साइज़ की पेंटिंग बनाते हैं और काफ़ी उसमें इंडिकेशन भी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका इंडिकेशन का जो काम स्टॉक थे वो काफ़ी ठीक थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी टेक्निक में वही पेंटिंग बनाऊं। फिर मैंने एक पेंटिंग बनाई है, उसमें दिखाया गया है कि जो भी इंडिया का ग्लोब दिखाया है, और उसमें लिखा है कोई भी पावर ओवरराइज करती है ना तो वहाँ शांति नहीं रहती, तो वो उसको पीस खत्म हो जाती है, पीस उड़ जाती है। तो वो मैंने एक पेंटिंग उस तरह की बनाई, और बनाने के बाद में फिर मैंने एक कॉर्नर बॉर्डर में उनका ईरानी जो काम देख के आया था, जो वो लोग करा करते थे, उनका तो बहुत मोटे ब्रशेज और उनके पास कलर भी जो हमारे पास प्रेशियस कलर है वो उनके पास नहीं है, जबकि वो पर्शिया से आए थे, ईरान से ही आए थे, लेकिन वो कलर उनके पास नहीं है। आज उनके पास पोस्टर कलर या जो मार्केट में कलर मिलते हैं वो कलर्स हैं आर्टिस्ट ग्रेड के। तो मैंने अपनी पेंटिंग में मिनीचर टेक्निक में वो पेंटिंगें बनाई, और फिर मैंने दोबारा पार्टिसिपेट किया ईरान, और वहाँ जाके फिर फर्स्ट प्राइज जीता। ये जज्बा है। तो ये एक चीज़ थी, मुझे लगा कि भाई जो है ना मैं कुछ कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मुझे अच्छा लगा कि मतलब मैं पेंटिंग बना रहा था, मेरी 1-2 लाख रुपए की पेंटिंग हाँ, मैं उसी सवाल पे आ रही थी कि चूंकि आपकी डिमांड्स काफ़ी है आपकी पेंटिंग्स की, खासतौर से मिनीचर पेंटिंग्स की, औसतन क्या एक मूल्य मिल जाता है, क्या औसत रेट है आपकी पेंटिंग्स का? क्या ये आम लोगों की पहुंच तक है आपकी पेंटिंग्स? बिल्कुल, आम लोगों के लिए भी मैं करता हूँ, और मैं कुछ एक्सक्लूसिव वर्क भी करता हूँ, कुछ अच्छा महंगा काम भी बनाता हूँ। और जो महंगा काम होता है वो ऐसे ही प्राइस वाइज नहीं होता, उसमें मैं काफ़ी मतलब जिसको कहना चाहिए मैं काफ़ी उसमें टाइम लगाता हूँ, और कोई मैं 6 महीने भी लगते हैं, 8 महीने भी लगते हैं, 1 साल भर भी लग जाता है उसको लेकर। जैसे कोर सीन है जिसमें 35-40 फिगर हैं, हर फिगर को अलग बनाना है और वही करेक्टर लाना है, और उसके वही मैं आपको अगर पेंटिंग अपनी दिखाऊं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जहांगीर लगेगा, और शाहजहां लगेगा, अकबर लगेगा, और उसके जो कोर्टियर है, मतलब अगर कोई दरबारी है, वो भी जो लोग हैं जो उनका नाम है वही करेक्टर, वही वेशभूषा भी, शक्ल भी। क्या बात। तो वो उनके नक्श है, नाखून, उनकी जो बनावट है चेहरे की, फेस की जो एनाटॉमी है या बॉडी एनाटॉमी है, या जो ड्रेस है, और जो ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है उसमें जो अंगर के पहने हैं, उसमें जरी का काम है, गोल्ड का काम है, बहुत डिटेल के साथ काम है, या उनके जो पटके बांधे हुए हैं उसमें भी काफ़ी इंडिकेशन दिया हुआ है, और काफ़ी मतलब उसमें डिज़ाइनिंग दिया हुआ है, जरी का जैसे पटका होता था कमर में बांधने वाला कमरबंद, तो वो सब में मैंने डिटेल दिया और काफ़ी मेहनत से वो बनाई। अगला सवाल ये, चूंकि आपकी पृष्ठभूमि बहुत स्ट्रांग रही, फादर भी रहे, आपके पिताजी दादाजी सभी कलाकार थे और कला से जुड़े रहे, आपने भी आपको भी एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिला, आप यूरोप के कई देशों में यात्राएं की हैं, उन कलाकारों का क्या जो दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं, जिनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, जिनको पीआर नहीं मिल रहा है, जिनकी कला लोगों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं पहुंच रही, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? बिल्कुल, मैं एक तो आपने मेरा पीछा सवाल जो था लास्ट में आपका जो अधूरा रह गया था वो मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय कलाकारों को एक्सपोजर बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि हम लोग सुदूर गाँव से देहात से आते हैं, और हमको उसके लिए एक प्रॉपर मार्केट नहीं मिल पाता। मैं चूंकि जयपुर सिटी में रहता हूँ, कैपिटल है, तो मुझे यहाँ एक्सपोजर भी मिला। मैं दिल्ली पास में दिल्ली है, दिल्ली जाकर भी मतलब अपना एग्जीबिशन या वो करता हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो बाकी बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता। दूसरी एक वजह और भी है, जब से ये टूरिस्टों का यहाँ आना शुरू हुआ, और टूरिस्ट जो है ना, और जो एंटीक डीलर हैं या जो शॉप है, शोरूम है, जहाँ पर लोग ये सब चीज़ें बेचा करते हैं,
उसमें प्रॉपर तरीके से जो कलाकार हैं हमारे उनको पूरा पैसा नहीं मिल पाता, और वो मीडिएटर बीच में आ जाते हैं, कुछ उसको वो उनके रेट अपने हिसाब से बेचते हैं। लेकिन मैंने वहाँ समझौता नहीं करा, मैं किसी डीलर से मैंने कोई कांटेक्ट नहीं रखा। कोशिश ये करी कि भाई जितना भी हो मैं अपनी पेंटिंग अपने हिसाब से बेचूं और अपने हिसाब से मार्केट तलाश करूं, और मुझे मिला भी, मुझे एक्सपोजर भी मिला, मुझे लोग बहुत अच्छे मिले। दिल्ली में भी बहुत मेरा वो रहा एग्जीबिशन, मेरी ज़्यादातर एम्बेसीज में लगी। और जनरल रॉड्रिक्स थे आर्मी चीफ, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आप अपनी मिनिएचर पेंटिंग में खास तौर से आप हैंडमेड चित्रों का और हैंडमेड रंगों का इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे बनाते हैं, क्या है? एक्चुअली जो टेक्निक हमारी पुरानी चली आ रही है, जो पुराना पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है, जो हमारे जो ट्रेडिशनल स्टाइल है, उसमें जो कलर्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे स्टोन कलर्स होते हैं, अर्थ कलर होते हैं, नेचुरल पिगमेंट कलर होते हैं। तो मैं उन्हीं पिगमेंट्स कलर इकट्ठा करके, और जो हमारे पास स्टोन होते हैं, मेलाकाइट है, लेजोली है, लेपिस है, या ग्रीन स्टोन आता है वो होता है, और उसके अलावा वाइट एक लाइम स्टोन होता है। हम उसको खरल होती है, पॉट होता है ग्राइंडिंग पॉट, उसके अंदर खरलिंग करके उसको बहुत बारीक कर लेते हैं, और उसमें फिर पानी डाल के उसको पीसते रहते हैं। और उसको लगाने के लिए हम लोग जो बबूल का गोंद आता है, केकर का गोंद भी कहते हैं उसको मिलाते हैं पानी के साथ, और उसके बाद वो अप्लाई करते हैं। क्योंकि सारा ये ओपेक कलर है, तो गॉस कलर है, तो इसलिए क्या होता है उसके लिए बसली जो होती है, हम जो पेपर होता है उसको बसली बोलते हैं। वो हैंडमेड पेपर होता है, उसमें 5-6 पेपर को एक साथ पेस्ट करते हैं, पहले एक लेयर के साथ, दूसरा, तीसरा, चौथा। उससे क्या होता है कि हमारा उसका जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे गत्ता बनता है, वो ऑब्जर्वेशन उसके अंदर आ जाता है। और चूंकि हम लोग जो लई इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं, जो इमली का जो अंदर बीज निकलता है, चिया जो कहते हैं, उसकी लई बनाते हैं। और उसके लई बनाने के बाद उसमें ऑब्जर्वेशन एकदम जैसे स्प्लिट होता है, कलर फैलता नहीं, वो धीरे 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 एब्जॉर्ब करता है। तो ये टेक्निक पुरानी है और हम भी उसी को फॉलो करते हैं। और सारे कलर हमारे पास हम ग्राइंडिंग कराते हैं। जैसे सिंदूर है, सिंदूर को भी हम ग्राइंडिंग कराते हैं। और उसके अलावा जैसे काजल है, काजल जो दीपक जला के जो काजल बनाते हैं, तो ब्लैक कलर उससे तैयार करते हैं। या इंडिगो है, जैसे इंडिगो में जो नेचुरल कलर होता है उस कलर का हम इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं। हम एक सिर्फ कलाकार से बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक अच्छे दिल के इंसान से भी बातचीत कर रहे हैं, डाउन टू अर्थ हैं, बुनियादी हैं और बहुत फंडामेंटल तरीके से काम कर रहे हैं। शाकिर जी, एक सवाल और, जो छात्र इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, मिनिएचर पेंटिंग सीखना चाह रहे हैं, अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि कलाकारों को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, आप तो स्टेब्लिश हो गए हैं, वैसे छात्रों को जो इस क्षेत्र में आना चाहें उनके लिए क्या संदेश है, क्या कुछ करें, कैसे आएँ और कैसे इसको कैरियर के रूप में फ्लरिश करें? देखिए, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये मंजिल इतनी आसान नहीं है। पहली चीज़ ये है कि वो आए, इंटरेस्ट लें। जिस तरह मैंने गुरु शिष्य परंपरा से अपने गुरुओं के सानिध्य में रहकर काम किया, सीखा और उससे आगे बढ़ा। लोगों के इस काम के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अभी हमारी जो नई जनरेशन है वो धीरे धीरे इस काम से दूर हो रही है। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल मेरा बेटा है। वो जो एल्डर सन है, दिल्ली रहते हैं, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और वो नेचर को लेकर काम करता है। लेकिन उसका ये हमेशा कोशिश रही है, और जब भी वो फ्री हुआ और उसने यहाँ रहकर 1-2 साल काफ़ी पेंटिंग्स बनाई हैं, अभी है मेरे पास उसकी। तो वो पेंटिंग्स में उसने ज़्यादातर नेचर दिखाया, कमल के फूलों को लेकर या बर्ड्स एनिमल्स को लेकर भी बनाई हैं। कुछ ऐसे लोगों को लेकर बनाई जैसे जो फ़कीर होते हैं या कहीं और ऐसे बैठे हैं, भीख मांगते हैं। उसको कुछ भी अच्छा लगता है वो मोबाइल से, कैमरे से खींचता है उसका फ़ोटो और कोशिश करता है उसको बनाने की। और उसमें भी कहीं ना कहीं हाईलाइटी है और उसको 1-2 सम्मान भी मिले हैं। और इसके अलावा चंडीगढ़ में उसकी एक एग्जीबिशन भी लगवाई थी उन्होंने, जो जनरल रॉडी साहब बाद में यहाँ से जब जनरल से हटे और वो यहाँ गवर्नर की हैसियत से आए थे पंजाब में, तो उन्होंने चंडीगढ़ में उनकी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराई थी कि भाई उन्होंने इंसिस्ट किया था उसको कि तुम्हारे फादर का काम क्यों नहीं करते। तो उसने कुछ बनाना शुरू करी और काफ़ी उसके बाद 25-30 पेंटिंगें इकट्ठी हो गई, तो उसकी एग्जीबिशन उन्होंने लगाई थी। तो बच्चों में आजकल पेशेंस की बहुत ज़रूरत है और ये कला हमारी बहुत ही बहुमूल्य कला है और इस पूरे विश्व में ये विख्यात है। तो मैं अपनी नई जनरेशन को ये कहना चाहूँगा कि इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और म्यूजियम्स जाके देखना चाहिए। हमारे बच्चों को अवेयरनेस, इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है।
टीचर्स को भी चाहिए, यूनिवर्सिटी में इसकी क्लासेस लगनी चाहिए, और जो भी अभी कलाकार हैं उनका उनकी जो कलाकृति हैं उनको एक मंच, एक शोकेस मिलना चाहिए जहाँ पर हम ये अपनी पेंटिंग लगाएं, ताकि आने वाली जनरेशन आज नहीं तो कल जब इस तरफ लौटेगी तो वो उन जगह उस जगह जाकर वो देखेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो सव्यसाची मुखर्जी साहब हैं, उन्होंने म्यूजियम, जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है जिसका छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय के नाम से हम नाम चेंज हो गया, तो वहाँ उन्होंने एक सेक्शन बनाया है। उन्होंने वहाँ एक पहाड़ी आर्टिस्ट को लेकर और मुझे लेकर एक कोने में सारे कलर्स और सीपें और हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, और एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना हमारे काम करती हुई वो चलती रहती है, लोग देखते हैं आकर और उससे काफ़ी इंप्रेस होते हैं। और उसके अलावा वहाँ से मुझे बहुत ऑफ़र आते हैं कि जब भी मैं बॉम्बे जाता हूँ तो वहाँ पर मैं उनको वहाँ उनके साथ वर्कशॉप करता हूँ, उनको सिखाता भी हूँ। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। कुछ वहाँ से कुछ स्टूडेंट जयपुर आते हैं, वो यहाँ आकर भी मेरे गाइडेंस में सीखते हैं, और मैं पूरी तरह उनसे कोई चार्ज नहीं करता मेरी तरफ से, और वो आते हैं, हाँ फ्री है। और मैं उनको पूरा कोशिश करता हूँ कि लोगों में टैलेंट हो, जिसमें टैलेंट है वो निकल के बाहर आए, उसको पॉलिश होना ज़रूरी है। तो मेरे साथ जो भी बहुत सारे लोग आए, सीखे और सीख के गए, इंडिया में भी और एब्रॉड में भी मैंने काफ़ी लोगों को सिखाया है, और आते रहते हैं, ऐसे इस तरह का लोग करते रहते हैं और काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन हमारे भारतीय जो बच्चे हैं वो थोड़े से उनको अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि वहाँ हम लोग अपनी म्यूजियम्स को कमी दिखाने लेके जाते हैं। और हकीकत बात यह है कि जो हमारी कलाकृति है, मैंने भी जितनी बार मैं विदेश गया हूँ, तो ये दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो कि जो है ना, हमारी जितनी कलाकृति है, जो बेस्ट वर्क है जो हमारा यहाँ से सारा फॉरेन की म्यूजियम्स में वहाँ उन्होंने कैद किया हुआ है, और अगर हमको देखना होता है तो हमको वहाँ जाना पड़ता है। जी हाँ, तो हम बातचीत कर रहे हैं एक पद्मश्री से, एक बेहतरीन कलाकार से और एक बहुत ही अच्छे इंसान से। हमसे जुड़ रहे थे शाकिर जी और ये बता रहे थे मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। उन्होंने बहुत सारी बातचीत की। इससे पहले कि हमारा कार्यक्रम समाप्त हो, हमारा एक छोटा सा सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन फायर राउंड क्वेश्चंस। उसमें हम 2-4 सवाल लेते हैं, इनके प्रिय सवालों में से कुछ एक सवाल लेते हैं और इनको 1 वर्ड में उन सवालों के जवाब देने होते हैं। तो आप तैयार हैं? जी हम शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ सवाल लेंगे और आपको उन सवालों के जवाब देंगे। सो पहला सवाल है, आपके गुरु? मेरे प्रिय गुरु वेदपाल शर्मा बन्नू जी। प्रिय पुस्तक जो मेरी जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो मेरी उसकी जो बुक है जो उस ज़माने में बनी, वो मुझे बहुत पसंद है। और जो जहाँ पर भी मुझे इस तरह के कैटलॉग मिलते हैं जो मैं वहाँ से परचेज कर लाता हूँ। प्रिय स्थान जो आपको बेहद पसंद है? प्रिय मुझे जयपुर बहुत पसंद है, इसके बाद बेंगलोर बहुत पसंद है, पुणे बहुत पसंद है। ये तीनों जगह ऐसी हैं जहाँ रहने का मजा आता है, वो घूमने का मजा आता है। प्रिय टाइम पास जो आपको खाली वक्त में करने का मन करता है? खाली वक्त में मैं जब भी रहता हूँ तो मैं काम करता हूँ या खाली रहता हूँ तो मैं म्यूजिक का बहुत शौक है और गजलें सुनना पसंद करता हूँ। बहुत सुंदर। एक ऐसा लम्हा जो भुलाया नहीं होगा? मुझे जब पद्म सम्मान के लिए मुझे चयनित किया गया तो मुझे कोई मालूम नहीं था, मेरा कोई प्रयास भी नहीं था। लेकिन जब मेरे पास फोन आया, कॉल आया, तो मैं उस पर यकीन नहीं करा मैंने, और बार बार पूछा, आप बताइए सही बोल रहे हैं या मुझसे मजाक कर रहे हैं। वो लम्हा मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल। आपके वालिदैन की कोई ख्वाहिश, कोई ख्वाब जो जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? मेरी वालिदा की, मेरे फादर की ये ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन उन्होंने जब मुझे पद्म सम्मान मिला और जो सम्मान उसके अलावा भी मिले, नेशनल अवार्ड मिला, तो वहाँ पर मैंने उनको फुलफिल कर दिया। वो बहुत खुश हैं और उनको लगा कि मेरे बेटे ने नाम किया, कुछ अच्छा किया, ये पेंटिंग की लाइन में गया, और जो इसकी हॉबी थी उसको उन्होंने एक सपना जो आप जयपुर के कलाकारों के लिए पूरा करना चाहते हैं? जयपुर के लिए चाहूँगा कि मैं जयपुर के बहुत अच्छे कलाकार हैं, टैलेंट है उनके पास, और वो आएँ और अच्छे से सीखें और आगे बढ़ें और मेरी कला को जिंदा रखें। और मेरे खास तौर पर मेरा ये संदेश युवाओं के लिए, यूथ के लिए है कि वो लोग इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और अभी मैं हूँ मौजूद, तो मुझसे जितनी भी सेवाएं ले सकते हैं वो लें, और जो मेरे नॉलेज उसका फ़ायदा उठाएं। एक ड्रीम जो आप हिंदुस्तान के लिए देखना चाहते हैं? भारत हमारा बहुत ही कल्चर देश है, बहुत अच्छी यहाँ की संस्कृति है, कला है, आर्ट है, सब कुछ है, और राजस्थान तो इसके लिए बहुत ही विख्यात है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसकी शोहरत और बढ़े, और देश विदेशों में जिस तरह हमने अपनी कला के माध्यम से नाम किया है, ऐसे जो भी कलाकार मेरे पीछे भावी पीढ़ियाँ है वो भी इसी तरह पूरी दुनिया में नाम रोशन करें, और अपने देश का नाम रोशन करेंगे तो इसमें दो राय नहीं है। मैं एक मिसाल हूँ,
कि जब मैंने अपने देश का नाम हर जगह जाकर रोशन किया तो उन्होंने मुझे बड़े बड़े सम्मानों से सम्मानित किया। इसका एक मैं सबसे बड़ा उदाहरण। एक संदेश जो राष्ट्र के नाम देना चाहे, एक आध लाइन में, एक शब्द में। राष्ट्र बहुत ही, मैं कहता हूँ कि मेरे भारत से अच्छा कोई, मेरा भारत महान है और इससे बड़ा कोई चीज मेरे लिए कोई चीज़ हो नहीं सकती। मैं दुनिया में बहुत जगह गया हूँ लेकिन मेरे भारत जैसा कोई भी देश नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये थे शाकिर अली जी, एक उम्दा कलाकार, एक बेहतरीन इंसान और एक नायाब हीरे। आज हम बातचीत कर रहे थे पद्मश्री से और जुड़ रहे थे जयपुर से, जयपुर की गलियों से, और आप तक पहुंचा रहे थे इनकी कहानियों को, इनके संघर्ष को और इनके अतीत के पन्नों को। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, किसी और लम्हे में और किसी और खास शख्सियत के साथ। तब तक विदा करें। धन्यवाद सर, आपने नमस्कार।